हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है टर्बो मशीनरी और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टर्बो मशीन्स पर कैसे एप्लीकेबल होता है। समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके जो स्टेटमेंट हैं वह सभी को पता होंगे, फिर भी मैंने सामने लिख दिए हैं, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं और यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, किसका लिखा हुआ है? केल्विन प्लैंक का लिखा। किसका? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने इंजन के ऊपर दिया था। जो हमारा इंजन है जिसमें हम डीजल या पेट्रोल डालते हैं और फिर उससे जो एनर्जी मिलती है और वह हमें वर्क डन देता, मतलब जो भी कार्य करता है। इनका कहना था, केल्विन साहब का कहना था कि ऐसा कोई इंजन नहीं बना जिसको हम जितनी एनर्जी दें वह उतना ही वर्क डन हमें दे सके। मतलब जितना भी हम उसको फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं वो 100% वह उसको कन्वर्ट कर सके। मतलब 100% क्या हो, हमारे गाड़ी का क्या हो, एवरेज हो। तो उनका कहना है 100% एवरेज देने वाली गाड़ी कोई भी नहीं बनी है। जो भी हम उसमें डीजल पेट्रोल डाल रहे हैं, जो भी हमें उससे एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस होता है और हमें 100% वर्क डन नहीं मिल पाता। ये किसने कहा है? केल्विन ने कहा है। फिर एक क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्या है क्लॉसियस स्टेटमेंट? क्लॉसियस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब हम हीट को ट्रांसफर करते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, तो नेचुरल तरीके से वह ट्रांसफर हो जाती है। जैसे हम भी कोई भी गर्म बॉडी है उसको हम टच करेंगे तो हमारा क्या होगा, हाथ गर्म होने लगेगा। मतलब हीट हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की ओर ट्रांसफर होने लगती। ये नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन यदि हमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट को ट्रांसफर करना है तो हमें किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है, हमें फूड को और ज्यादा से ज्यादा ठंडा करना है क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर कम होता, हमारे बाहर ज्यादा होता, तो हम हीट क्या अंदर से लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर की ओर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं। तो वहां पर हम जो भी वहां पर रेफ्रिजरेटर सिस्टम है उनका यूज कर रहे हैं, मतलब किसी मशीन का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी हमारी एयर कंडीशनिंग होती है, उसमें भी देखते हैं हमारे रूम के अंदर टेम्परेचर कम है लेकिन और कम करने की कोशिश करता है एयर कंडीशनिंग का सिस्टम, जिससे लो टेम्परेचर से और जो उसको कम किया जा सके, लो को और कम कर सके। उसके लिए वहां की जो हीट है उसको और हाई टेम्परेचर पे हम लोग रिजेक्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं। ये किसने बोला था? क्लॉसियस ने बोला था कि ऑटे जो नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता, उसके लिए किसी न किसी हमें मशीन की आवश्यकता होगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट को ट्रांसफर कर पाएंगे। यहां पर जो वर्क डन है, इन्होंने बोला एक कौन से इंजन वर्क डन कर रहा है, रिवर्सिबल इंजन की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? रिवर्सिबल इंजन की। अगर हम रिवर्सिबल इंजन की बात करें तो यहां पर हमारी जो इंजन होता है उसके अंदर हमारी क्या इच्छा होती है? हम सभी चाहते हैं कि इंजन के अंदर जो रिवर्सिबल इंजन है वह हमें ज्यादा से ज्यादा क्या दे, वर्क डन दे, ज्यादा से ज्यादा क्या दे, वर्क डन दे। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम क्लॉसियस स्टेटमेंट की ओर बात करें तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमें यहां पर वर्क डन मतलब देना पड़ रहा है, यहां पर वर्क डन मिलता है, यहां पर वर्क डन देते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी पंप को चलाना है, कंप्रेसर को चलाना है, तो वहां पर क्या हम पावर दे रहे हैं, तो हमारी कोशिश क्या रहती, यहां पर जो रिवर्सिबल इंजन है वह कम से कम पावर कंज्यूम करे, जबकि यहां हमें ज्यादा से ज्यादा पावर मिले। ये दोनों के अपने अपने क्या रहते हैं, सिद्धांत रहते हैं। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, फायदा देखते हैं, उसी फायदा के हिसाब से बनाए जाते हैं। इतना है नॉर्मली जो कि हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते होंगे। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम जो टर्बो मशीनरी होती है, अगर टर्बो मशीनरी की बात करें कि उसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है तो कैसे होती है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, टर्बो मशीन के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, तो डायनेमिक एक्शन के कारण होती है। डायनेमिक एक्शन का मतलब होता है वहां पर फ्लूइड फ्लो होता है। किसके ऊपर फ्लो होता है? ब्लेड्स के ऊपर होता है। फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मतलब
डायनेमिक एक्शन है, मोशन में है, वो किसके ऊपर हो रहा है, ब्लेड के ऊपर फ्लो हो रहा है, तब जाके वहां पर एनर्जी का कन्वर्जन होता है। ये तो जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंदर यदि हम इसकी इक्वेशन जानना चाहें, यहां पर डायरेक्ट लिखें, आपको वहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है, लिख देंगे, अच्छी बात है जो भी मैंने बताया, लेकिन यहां पर अब डेरिवेशन करना हम लोग डायरेक्ट चालू करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन रहती है एंट्रोपी के रूप में, किसके रूप में, एंट्रोपी के रूप में, उसको यहां पर हम लिखेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखें, ऐसे आप लोगों को लिखना है। टी ds इक्वल du प्लस p dv, और दूसरी इक्वेशन होती है T ds इक्वल du माइनस dh माइनस p dv। अब यहां पर दोनों इक्वेशन दिख रही हैं, दोनों ही एंट्रोपी की इक्वेशन है। यहां पर T टेम्परेचर होता है, ds चेंज इन एंट्रोपी है, du क्या है, हमारी एनर्जी है, pdv क्या है, फ्लो वर्क डन है। ऐसे यहां पर देखें, T टेम्परेचर होगा, चेंज इन एंट्रोपी हो गई, ds क्या है, जो हमारी चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगी, और v dv क्या हो जाएगा, वर्क फ्लो हो जाएगा। अब यहां पर जो दूसरी इक्वेशन है, ए वाली जो इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड हो गई, ये सेकंड इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन का यूज इसलिए करते हैं, सेकंड इक्वेशन का यूज इसलिए करते हैं, इसमें जो भी है यहां पर ये इक्वेशन वैसे सभी प्रोसेस के लिए एक तो वैलिड रहती है, सभी प्रोसेस के लिए वैलिड रहती है, दूसरी इसमें सभी टाइप की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। दूसरी क्या है, इसमें सभी टाइप की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं और सभी इक्वेशन के लिए वैलिड रहती है। तो इसका हमें यूज करना है। इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, स्टैग्नेशन टेम्परेचर। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको कैसे लेंगे, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज के रूप में लिखेंगे। स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज के रूप में लिखेंगे तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, T0 हो जाएगा, ds यहां पर नोट, जीरो मतलब नोट, T नोट हो जाएगा, ds नोट हो जाएगा, इक्वल dh नोट हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस v नोट, और क्या है, dp नोट। इसको हमने स्टैग्नेशन एंथैल्पी के स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज के रूप में लिख दिया, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज के रूप में लिख दिया। यहां पर आपको दिख रहा होगा क्या लगा दिया मैंने, यहां पर 0 लगा दिया, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज के रूप में हमने इसको लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद हमने फर्स्ट लॉ क्या कहां पर पढ़ा था, हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था, आपको याद हो, हमने क्या पढ़ा था, याद रहेगा, वही मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देख लें। हमने पढ़ा था DH नोट इक्वल माइनस DW, ये हमने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ DH नोट है, यहां पर भी DH नोट है, तो यहां पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब DH नोट की जगह माइनस DW लिख सकते हैं। कहां से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन से। थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ता है, बस इसके बाद हमें इसका रिजल्ट बताना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह का हमें आंसर देना पड़ता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको T नोट DS नोट लिख देंगे, इक्वल लगा देंगे, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस DW लिख देंगे, और माइनस V नोट और DP नोट लिख दिया। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद इतना लिखने के बाद हमें क्या करना, इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें वर्कडन के रूप में इसको निकालना, वर्कडन के रूप में निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले लेंगे, इसको जैसा करें, माइनस DW को हम जैसा का तैसा रहने देते हैं, ये वैल्यू जैसी तैसी रहेगी, T नोट DS नोट, ये हमारी इक्वल किस तरफ आ रही, ये हमारी इक्वल किस तरफ आएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो V नोट DP नोट हो जाएगा। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, जो यहां लिखा वो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, यहां पर DW वर्क के रूप में हो गया, और वर्क के रूप में हमें क्या मिल रहा है अभी, जो यहां पर लिखा T नोट DS नोट प्लस V नोट TDP नोट। तो ये इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, पहला हम अप्लाई करेंगे पावर कंज्यूमिंग, क्या करेंगे, पावर प्रोड्यूसिंग टर्बो मशीन में। किसमें करेंगे, पावर प्रोड्यूसिंग
टर्बो मशीन्स, टर्बो पावर प्रोड्यूसिंग टर्बो मशीन कौन सी होती है? टरबाइन होती है, जो जिससे हम पावर को प्रोड्यूस करते हैं। क्या होती है? टरबाइन होती है। यदि हम यहां पर मान लेते हैं कोई एक टरबाइन है, ये क्या एक टरबाइन है, या टर्बो मशीन भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लिया। तो यहां पर कोई प्रॉपर्टीज होंगी, मान लिया यहां पर क्या H1 है, T1 है, P1 है, इस तरह की यहां कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी। यहां पर H2 होगा, T2 होगा और P2 होगा। अब यहां पर जो हमारी पावर प्रोड्यूसिंग टर्बो मशीन होती हैं, जो पावर प्रोड्यूसिंग टर्बो मशीन होती हैं, वहां पर जो प्रेशर रहता है, जो हमारा आउटलेट पे प्रेशर है, मतलब यहां जहां से एग्जिट हो रही है एंथैल्पी या फिर लिक्विड या फ्लूइड फ्लो एग्जिट हो रहा है, वहां पर प्रेशर लेस होता है जहां पर एंट्री हो रही है। मतलब यहां की तुलना में यहां पर अधिक प्रेशर होता है, यहां पर कैसा रहता है? कम प्रेशर रहता है। तो हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो इतना आपको समझ में आ गया क्या होता है। यहां पर जो हमारा ये प्रेशर है, ये अधिक होता है इसकी तुलना में। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसको चेंज इन प्रेशर के रूप में लिखना चाहें, डीपी के रूप में, तो हम यहां पर बेसिक क्या लिखते हैं? हमें पता है ये जो फॉर्मूला होता पी फाइनल प्रेशर माइनस पी इनिशियल प्रेशर होता है, ये हमें सभी को पता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग पी अधिक है, क्या है? P1 अधिक, P1 इनिशियल प्रेशर अधिक है, P2 की तुलना में फाइनल प्रेशर से अधिक है। तो ये जो इक्वेशन है वह कैसी बन जाएगी? डीपी इक्वल, क्योंकि ये वाला क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है और ये कम हो रहा है, तो निगेटिव साइन हुआ है, कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा। निगेटिव साइन आगे आ जाएगा, याद रखें क्या आ जाएगा? निगेटिव साइन आगे आ जाएगा। तो ये समझ में आएगा। अगर हम स्टैग्नेशन प्रेशर के रूप में इसको लिखेंगे तो ये भी कैसा लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहां पर क्या होती है, जो हमारी पावर प्रोड्यूसिंग मशीन्स होती हैं उसमें जो इनिशियल प्रेशर वह अधिक होता है, जो आउटलेट जो हमारा जहां पर आउट होता है लिक्विड, वहां का प्रेशर कम होता है। तो इसको हम यदि इस इक्वेशन में अप्लाई करना चाहे इसमें तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी? क्या बन जाएगी? डी डब्ल्यू इक्वल, देखो ये प्लस है, कैसा है? ये प्लस है, तो ये प्लस ही रहेगा। लेकिन यहां dp0 स्टैग्नेशन प्रेशर है, ये कैसा लिख जाएंगे? नेगेटिव। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं हम T नॉट ds नॉट माइनस क्या हो जाएगा यहां पर? V नॉट और dp नॉट। ये लिख दिया हमने, सिर्फ कुछ नहीं किया, इसको निकाला कि यहां पर आखिर जो dp नॉट लिखा हुआ है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो इसको हमने जो इसका कंसेप्ट है उसके बेसिस पे कि नेगेटिव निकला, तो हमने यहां पर इसको परिवर्तन कर लिया। ये क्या हो गया? इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो हमने सिर्फ इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो क्लॉसियस इक्वलिटी है वह क्या कहती है? क्लॉसियस इक्वलिटी, ये क्लॉसियस इक्वलिटी कहती है कि जो हमारा टेम्परेचर है, स्टैग्नेशन टेम्परेचर है, और हमारा जो चेंज इन एंट्रोपी, स्टैग्नेशन चेंज ऑफ एंट्रोपी है, यह कैसी? ग्रेटर देन और इक्वल होती है जीरो के ग्रेटर देन और इक्वल होती है। अब जो ग्रेटर देन इक्वल होती है, इसके कंसेप्ट को ध्यान से समझना। ग्रेटर देन और इक्वल होती है कब होती है? ग्रेटर देन और कब इक्वल? जीरो के खासकर जो जीरो है, जो हमारा ये यहां पर दिख रहा है टेम्परेचर और जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी, ए क्लॉसियस इक्वलिटी में कहते हैं कि जी ग्रेटर देन होती जीरो की और क्या होती है? इक्वल भी होते जीरो की। लेकिन कब होते? तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसको ध्यान से सुने। जो हमारा T0 और T नोट TS नोट इक्वल टू जीरो, एक कब होता है? रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल के लिए होता है। जबकि जो दूसरा है हमारा T डॉट और DS नोट, इसको हम ग्रेटर देन बनाना है तो ग्रेटर देन बना देते हैं जीरो। ये किसके लिए होता है? इरेवर्सिबल के लिए। किसके लिए? इरेवर्सिबल के लिए। इरेवर्सिबल। तो
इनको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब रिवर्सिबल के लिए यदि इसकी जगह हम जीरो रख सकते हैं, इस इक्वेशन में रख सकते हैं, तो क्या बनेगा? तो हम किसके लिए कर रहे हैं? सबसे पहले रिवर्सिबल के लिए बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। रिवर्सिबल के लिए हम करेंगे तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा? माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू, देखो ए है, इसकी जगह हम जीरो रख सकते हैं, जीरो हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? वी नोट डी पी जीरो। ए जो अगर निकल के सामने आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा? वी नोट डी पी नोट। ये किसके लिए बना लिया हमने इक्वेशन? रिवर्सिबल के लिए इक्वेशन बन गई। तो रिवर्सिबल के लिए समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं रिवर्सिबल के लिए, मतलब दूसरा जो रिवर्सिबल है, इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं रिवर्सिबल के लिए। तो ये क्या है? ग्रेटर देन है। क्या है? ग्रेटर देन। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? डी डब्ल्यू, ऊपर इक्वेशन लिखिए, याद रखें, डी डब्ल्यू, फिर क्या लिखा? टी जीरो और डी एस जीरो, फिर क्या है? माइनस वी जीरो और डी पी जीरो। ये इक्वेशन है यहाँ पर, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, तो ये हो गई किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए हो गई? रिवर्सिबल के लिए। लेकिन यदि हम इसको चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर माइनस हटाना चाहें, यहां से हमें माइनस लेना पड़ेगा। यहां से यदि माइनस लेते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस यहां हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, यहां से यदि माइनस लेते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं टी जीरो डी एस जीरो, प्लस हो जाएगा वी जीरो और डी पी जीरो। एक इक्वेशन फाइनल बन जाएगी माइनस से माइनस। थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको मैं सही कर देता हूं। चलो चलो सही हो जाएगा, देख लेते हैं ना। हम क्या करेंगे? इसके इधर के माइनस को हटा रहे हैं, इधर के माइनस को हटाएंगे, टी डब्ल्यू हो जाएंगे। इधर हम माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टी नोट हो जाएगा, डी एस नोट हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, वी नोट डी पी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाती है। एक इक्वेशन किसके लिए बनती है? इरेवर्सिबल के लिए। दिख रही होगी। डी डब्ल्यू मतलब यहां से माइनस को हटाया, तो माइनस यहां से हटेगा, तो मतलब इधर भी मल्टीप्लाई माइनस किया मैंने, इधर भी मल्टीप्लाई माइनस किया, क्योंकि इक्वेशन में परफेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर माइनस टी जीरो टी डी डी एस जीरो मतलब नोट है, नोट प्लस वी नोट डी पी नोट। तो ये फाइनल किसके लिए? ये हमारी इक्वेशन हो गई इरेवर्सिबल इंजन के लिए। किसके लिए? इरेवर्सिबल के लिए वर्क डन, रिवर्सिबल के लिए। ये दोनों रिवर्सिबल और इरेवर्सिबल के लिए क्या वर्क डन की इक्वेशन है, वही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते कई बार कि जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो बॉयलर के लिए कैसे एप्लीकेबल है? किसके लिए? बॉयलर के लिए। तो हम लोग जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जैसे कि स्टार्टिंग पढ़ा था हमने कि क्या कहता है कि ये जो इंजन है वह हमारे जो भी हम वर्क डन करते हैं वह हमें 100% वर्क डन नहीं देता, एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है। ऐसा ही जो हमारा बॉयलर होता है, बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं? स्टीम जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? स्टीम जनरेट करते हैं, और उस स्टीम का उपयोग हम कहां पर करते हैं? टरबाइन के अंदर करते हैं, और टरबाइन से हमें जो वर्क डन मिलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वहां पर क्या है, जो स्टीम बनती है उस स्टीम का 100% उपयोग नहीं होता, 100% हमें वर्क नहीं मिलता टरबाइन के अंदर। स्टीम का 100% वर्क डन नहीं मिलता टरबाइन के अंदर। वो जोड़ रहा है किससे? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कह रहा है स्टेटमेंट क्या एप्लीकेबल होता है या कैसे रिलेटेड है बॉयलर से। तो बॉयलर में स्टीम जनरेट हो रही हो, उस स्टीम का हम लोग जब टरबाइन के अंदर उपयोग करते हैं तो 100% वर्क में कन्वर्ट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ब्लेड्स के ऊपर चलती है तो कुछ ना कुछ तो वह पूरी जो धुआं होता है, भाप मतलब भाप होती है स्टीम, तो कुछ तो वहीं पर चली जाती है, तो मतलब वहीं पर आधी कुछ तो लॉस वहीं हो गई। दूसरी क्या होती है, जब वह टरबाइन पर फोर्स लगाती है और फिर बाहर निकलती है तो कुछ एनर्जी वो साथ में लाती है। इस तरह वहां पर एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए वो क्या करती है, वहां पर 100% उसको एफिशिएंसी नहीं मिल पाती। यही क्या कहता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टर्म है, मैं कोशिश करूंगा वो जो पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर इनको ऐड कर दूंगा, कि अगर जो पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए वो फिर से रिपीट होते हैं तो छोटे छोटे टर्म जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन कैसे रिलेटेड है हमारे सेकंड लॉ एप्लीकेशन से, तो इस तरह की जो डेफिनेशन है एक दो है शायद, तो उनको मैं ऐड कर दूंगा पीडीएफ में। तो जो एबी क्लास एप्लीकेशन है उसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर सेकंड लॉ की
क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, तो सिर्फ हमें जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा समझा देना है, स्टेटमेंट समझा देना। स्टेटमेंट में ये समझाना जरूरी है कि जो रिवर्सिबल इंजन है, जो हमारा पहला स्टेटमेंट होता है केल्विन स्टेटमेंट, उसमें ये बताना पड़ता है हमें कि यहां पर हमें क्या करना, इसके थ्रू हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस की जाती है, तो हमें वहां पर क्या करते हैं हम, जो हमारी कोशिश क्या रहती है ज्यादा से ज्यादा पावर मिले, ज्यादा से ज्यादा पावर मिले। जबकि जो हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट है वहां पर हमारी कोशिश रहती है जो हम वर्क डन देते हैं, क्योंकि वहां पर हमें काम करना पड़ रहा है, तो वहां पर वो वर्क डन हमें कम से कम करना पड़े। इन दोनों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टैग्नेशन जो एंथैल्पी मैंने पिछली बार एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर स्टैग्नेशन जो इक्वेशन होती है उस पर अप्लाई करेंगे। किस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, जो हमारी एंट्रोपी की इक्वेशन होती है उस पर अप्लाई करते हैं। ये एंट्रोपी की इक्वेशन है उस पर अप्लाई किया, खासकर दो इक्वेशन होती है इसमें, सेकंड वाली पे हम अप्लाई करते हैं, सेकंड वाली को लेके चलते हैं, क्योंकि ये सभी प्रोसेस पर एप्लीकेबल होती है और सभी टाइप की जिन प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत है वो प्रॉपर्टीज मिल जाती है। बस इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, जैसे कि इसको कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कैसे किया, यहां पर हम देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, इसको ऐसे लिख दिया, इसको सिर्फ क्या किया, यहां पर नोट लगा दिया, नोट दिख रहा है, मतलब स्टैग्नेशन के रूप में इसको लिख दिया, स्टैग्नेशन इक्वेशन के रूप में लिख दिया। स्टैग्नेशन इक्वेशन के रूप में लिखने से क्या हुआ, यहाँ पर हमें जो फर्स्ट लॉ में स्टैग्नेशन जो चेंज इन एंथैल्पी हमें मिली थी वर्क डन के रूप में, वो यहाँ पर हमने एप्लीकेबल कर दिया, मतलब डीएच नोट को हमने चेंज कर दिया। इसको चेंज किया, बस हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको जो इक्वेशन बनी, इसको आपको दिख रहा होगा। फिर हमें जो इक्वेशन यहाँ पर फाइनल मिलती है, फर्स्ट लॉ में भी मैंने ऐसा किया था और सेकंड लॉ में भी कर रहा है, कि जो हमें वर्क डन की इक्वेशन मिलती है उसको हम पहले पावर प्रोड्यूसिंग और फिर पावर कंज्यूमिंग में, लेकिन इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इक्वेशन चलती है, आपको पता है ये प्रोसेस चलती है इंजन के अंदर। तो रिवर्सिबल क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो भी कंसेप्ट है, एप्लीकेशन है, खासकर थर्मोडायनेमिक्स में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा वहां पर अच्छे से, तो पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बस अब हमें यहाँ पर जब हम अप्लाई कर रहे हैं पावर प्रोड्यूसिंग, तो पावर प्रोड्यूसिंग के कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो हम परिवर्तन देखना चाहते हैं प्रेशर में, वो प्रेशर के कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर हमने प्रेशर के कंसेप्ट समझे, उसके अकॉर्डिंग देखा तो जो हमारा डीएच जो हमारा चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर नोट की जो स्टैग्नेशन के रूप में, यह देखें तो अगर हम इसमें परिवर्तन करें, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, लेकिन ये अधिक है एक में, तो हमें इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, तो नेगेटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव बन जाएगा तो हमें इसमें इक्वेशन में परिवर्तन करना पड़ेगा इसमें, तो उसको परिवर्तन कर दिया। बस फिर हमें क्या करना है, रिवर्सिबल के लिए अलग अलग इक्वेशन निकाल देना, वो क्योंकि हम जानते हैं क्लॉसियस इक्वलिटी के अकॉर्डिंग टी नोट डीएस नोट मतलब ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, और 0 कब होता है, रिवर्सिबल के लिए, और ग्रेटर देन कब होता है, रिवर्सिबल के लिए। इन दोनों को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो उम्मीद है इक्वेशन बन गई। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना लिख कर आना है, समझ में आ जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत जो इसके रिजल्ट है, या जैसे मैंने बताया था ये डायनेमिक एक्शन प्रोसेस होती है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें फ्लूइड फ्लो होता है। ये सब स्टेटमेंट है वो पीडीएफ में लिख दूंगा, आप भी अपने मन से लिख सकते हैं, ऐसा मैंने बता दिया, लेकिन और अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा आपको। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।